पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। यहाँ पर अब हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबरों में क्या है, इलेक्शन से कबल सियासी पारा हाई हो चुका है। कायदीन की मेल मुलाकातें, जलसों का मौसम भी उरूज पर है। इसके अलावा IMF से मुआहदे के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। और पेशावर के सरकारी स्कूलों में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो आइंदा इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। आइंदा इंतखाबात के लिए नून लीग ने मुआशी बयानिया अपना लिया है। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक हो चुके हैं। कोयटा में अहम मुलाकातों के बाद लाहौर में ताजरों के पास जा पहुंचे नवाज शरीफ जो है लाहौर चैम्बर में अपने दौरे हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का जिक्र भी करते रहे हैं। और कायदीन जो कायद नून लीग है, उन्होंने डॉलर की कदर में इजाफे और महंगाई का जिम्मेदार PTI हुकूमत को ठहरा दिया। और कायद नून लीग की जानिब से दावा भी किया गया है कि उनकी हुकूमत का तसलसल रहता तो जो डॉलर था वो 40 रुपए तक का अब होता। और नून लीग ने तमाम तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज कर ली है। नवाज शरीफ अपनी साबका हुकूमत की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर अगले इंतखाबात में जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास गौरी। इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास गौरी से बात करते हैं। वकास गौरी, बताइएगा, नून लीग बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है। कायद नून लीग के वतन वापस आने के बाद मुख्तलिफ सूबों में जाकर स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और उन जमातों को अपने साथ मिलाया जा रहा है। बलोचिस्तान में भी हो गया, कोयटा में भी हो गया, लेकिन ये बताएगा कि पंजाब के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है? जी बिल्कुल, कायद नून लीग की वतन वापसी के बाद तो गोया जैसे मुस्लिम लीग नून में एक जान सी आ गई है। और मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब उसका वोट बैंक जो है वो पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जोग दर जोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान का कायद नून लीग ने दौरा किया तो 30 से ज़ायद जो वहाँ की मकामी सियासी शख्सियात थीं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इसी तरह सिंध में हमने देखा कि वहाँ पर MQM और दीगर जमातों से भी मुस्लिम लीग नून अपने राब्ते मजबूत किए हुए हैं। MQM का वफ्द लाहौर मॉडल टाउन आकर जो है वो एक मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली का ऐलान करके जा चुका है। जो पार्टी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे करवाया था सोशल मीडिया पर, जिसमें इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कुछ एक सर्वे में वोटिंग की थी कि किस जमात को कितने वोट मिलने हैं। तो उस सर्वे के बाद जो है वो नून लीग की क़यादत ने ये फैसला किया है कि इलेक्टेबल्स को पार्टी में मौका दिया जाएगा, क्योंकि नून लीग की जो सारी तवज्जो है वो अब इलेक्शन जीतने पर है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुनान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया उनको ही साथ लेकर चलेंगे, और वो लोग जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे उनको वापस भी नहीं लिया जाएगा, उनको टिकट भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब नून लीग जो है वो इलेक्टेबल्स की तरफ दोबारा तवज्जो देने पर जो है मजबूर हो चुकी है, क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं जो कि वो भी शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा भी वो बाकी जो जमातें हैं, छोटी जमातें, उनके साथ मिलने की भी तैयारी करी है। वकास गौरी हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। हम जावेद बलोच का रुख करते हैं। जावेद बलोच, बलोचिस्तान में इलेक्टेबल्स की शमूलियत हो गई और उसके अलावा सिंध में MQM का साथ मिल गया, इसके अलावा बलोचिस्तान में बाप पार्टी के साथ ही मिल गए। पेशावर और पंजाब के मुतालिक नून लीग की हिकमत अमली अब क्या होगी? और अब जो नून लीग है वो जो नया बयानिया लेकर आई है, मईशत को ज्यादा तरजीह दे रही है, तो जो इनकी हुकूमत रही जिसमें शहबाज शरीफ थे, तो क्या वो नून लीग की हुकूमत नहीं थी? क्या नून और शीन तब अलग अलग थे? क्योंकि अब जो बातें होती है वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत रहती तो जो डॉलर था वो 40 रुपए तक आ जाता। तो जब शहबाज शरीफ थे तो क्या वो उसको अपनी हुकूमत कंसीडर नहीं करते? देखिए मरियम, नवाज शरीफ के आने के बाद जो है वो नून लीग की पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हुई है और एक नया प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। और ये प्लान ये है कि पहले जो है वो सियासी कार्नर्स मीटिंग करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं और एक बड़े सियासी इत्तेहाद को लेकर जो है वो मैदान में उतरा जाए। आपने देखा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के बाद जो है उन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी, कोई जलसा नहीं किया और ना ही किसी पब्लिक गैदरिंग में जो है वो गए हैं, लेकिन वो अपना वो होमवर्क कर रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान में वो बाप पार्टी के काफ़ी लोग जो है वो 30 से ज़ायद नून लीग में शामिल हुए। इसी तरह MQM जो है उनके साथ मिल गई। और अब जो है वो नून लीग जो है वो पंजाब के जो
जनूबी पंजाब है, वहाँ से लोग जो है अपने साथ मिला रही है। इसके साथ साथ जो केपी है उसके अंदर काफ़ी सारी मुलाकातें जो है वो तय की जा रही हैं और राब्ते किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि नवाज शरीफ का कि एक दफ़ा सारा प्लान बन जाए, एक दफ़ा सारे इलेक्टेबल्स और सियासी इत्तेहाद बन जाए, फिर उसके बाद जो है अवाम में जाया जाए और अवाम को दिखाया जाए कि ये हमारे पास जो है वो इत्तेहाद है, हम जीत सकते हैं। क्योंकि हवा चल रही है नून लीग की, तो नून लीग के कायद और जो बाकी कायदीन हैं उनको ये टास्क दिया गया है नवाज शरीफ की तरफ से कि लोगों के साथ रब्ते करें और जो लोग नाराज़ हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उसमें पीडीएम का जो 16 माह का दौर है वो नवाज शरीफ या नून लीग जो है उसे ऑन नहीं करती। उनका ये कहना है कि पीडीएम का दौर जो है वो तमाम सियासी जमातों का दौर था और तमाम फैसले जो है उनकी मुशावरत से किए जा रहे थे, तो इसलिए पीडीएम के 16 माह का जो बोझ है वो भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे पीपल पार्टी उनके साथ थी, JUFA उनके साथ थी, MQM उनके साथ थी और बाकी जमातें उनके साथ थी, तो सारा बोझ जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ज़रूर थे, लेकिन नवाज शरीफ का ये कहना है, जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि पीडीएम का बोझ जो है वो नून लीग के कंधों पर ना डाला जाए, क्योंकि वो सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं थी। इसलिए इसको जो है वो माशी बयानिए के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि जो सूरत हाल 2017 में थी, जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल वहाँ उस वक्त थी, तो अगर उनका ये कहना है कि अगर ये कंटिन्यूटी होती और तसलसल होता तो महंगाई कंट्रोल कर लेते, बेरोज़गारी कंट्रोल कर लेते और जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाती। तो ये वो बयानिया है जो अब पब्लिक में एक लाया जा रहा है और पब्लिक को बताया जा रहा है। जैसे आज ताजरों से मुलाकात हुई, इसी तरह जो अच्छा, जावेद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। वकास कौरी से बिल्कुल एक शॉर्ट सा कमेंट ले लेते हैं। वकास कौरी बताएगा कि शहबाज शरीफ के दौर में जो उनके दोनों वजीर खजाना थे उनमें इख्तिलाफात सामने आ गए, तो क्या अब जो नून लीग है वो मईशत को संभाल सकेगी? अच्छा, मैं बिल्कुल आपको इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आज जो मियां नवाज शरीफ ताजरों के पास गए हैं उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है कि इन्होंने 16 माह के दौरान जो है मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अगरचे उस वक्त जो है माशी मुश्किलात थी, लेकिन उसको ऑन किए बगैर भी नून लीग के पास कोई चारा नहीं है। तो आज मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बाकायदा तारीफ़ की कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने बेहतरीन काम किया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ठीक है, फाइनली मतलब कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत की तारीफ कर दी है, जो कि अभी तक नहीं की थी। बहुत शुक्रिया वकास कौरी। इसके अलावा हमें जावेद बलोच भी अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बराह रास्त हम लिए चलते हैं जहाँ पर रहनुमा MQM फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको उसने स्ट्रेच करके 60-65% तक बढ़ा दिया और अपने हल्के, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा, 20,000 पर काटे और हमारे अजला और रिवायती हल्के जो हैं 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख पर। तो एक मैच शुरू होने से पहले एक साइड को 500 रन दे दिए गए और कहा कि अब टॉस करें, अब खेलें। तो मुझे बताइए कोई ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? और ऐसे में अगर पहले ही किसी को इतने रन आपने दे दिए और बाद में हमें कहा जाए कि उनका मुकाबला हम करें, तो ये मालूम था कि 15 सालों से जो कराची पर मसनूई अक्सरियत है सूबे में दही सिंध की पीपल्स पार्टी की वडेरों जागीरदारों की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सूबाई में भी ज्यादा सीटें वो ले लेते, पर अपना वजीर आला लाकर आइन से, कानून से तजावुज करके कराची और शहरों पर कब्जा करने की जो उनकी इख्तियारात, वसाइल, ज़मीनें, सब कुछ 15 सालों में क्या नहीं हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। तो ये इख्तियारात, वसाइल, ज़मीनें, सब कुछ 15 सालों में क्या नहीं हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। तो ये उस पर मोहरे सख्त लगानी थी कि कराची हमारा है और ये साबित करना था अपना मेयर बाय हुक और क्रुक लाकर कि हम 15 सालों से गोया के सिंध की खिदमत कर रहे हैं, अब कराची भी गोया के हमारा है। तो पूरी दुनिया ये जानती है कि कराची किसका है और कराची के वारिस कौन है। तो मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट बड़ा उसूली था। 70 सीटों के खसारे से इलेक्शन लड़ना, ये कराची के अवाम के बुनियादी हक पे सौदा था। तो हम ये सौदा करके सिर्फ मेयरशिप के लिए हम कैसे इलेक्शन लड़ते? देखिए, बायकाट के बारे में पता लग गया ना। बायकाट ऐसा होता है जब 88% लोग घर बैठ जाएं, उसका खौफ नहीं, उसका असर बताता है कि बायकाट कामयाब हुआ है। तो MQM ने एक ही बायकाट का अभी फैसला किया था
उसके असरात आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक मंसूर एडवोकेट साहब। आई होप कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मुफस्सल मिल गए होंगे। अगले सवाल के लिए जी आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल मुईद खान है, मैं हेड ऑफ आईटी और प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं MKM की क़यादत को सबसे पहले खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को साथ दे के बड़ी खुशी हो रही है और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ये साथ हमेशा रहेगा आप लोगों का। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये आपसे सवाल करने थे, मेरे 2 सवाल थे इम्पोर्टेंट, कि मैं अभी थोड़ी दिन पहले पाकिस्तान अवाम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करें। कराची का हमतरीन इदारा KTA तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। 2 माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजिमीन और अफसरान के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और CBA एहतजाज के बावजूद तनख्वाहें अदा ना हो सकी। महकमे के मुलाजिमीन और अफसरों ने तनख्वाहें ना मिलने पर दफ्तर को ताले लगाने की धमकी भी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई पेशरफ ना हो सकी। बात करते हैं सरफराज कायम खानी हमारे साथ हैं। सरफराज, बताइएगा कि मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना मिलने की क्या वजह बताई जाती है इदारे की जानिब से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इदारा तरक्याती के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ पर 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है, जिसके बायस जो मुलाजमीन हैं, जो लोअर स्टाफ है, उनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। ना तो बच्चों की फ़ीस अदा की गई है, ना ही घर में जो है वो राशन का कोई पुरसाने हाल है। यहाँ पर जो आला अफसरान हैं उनसे जो है वो जो मुलाजमीन की जो यूनियन है उनकी तरफ से बातचीत की गई, एहतजाज किया गया, जिस पर DG KDA की जानिब से जो है वो 2 से 3 रोज़ का वक्त मांगा गया, लेकिन ताहाल जो है वो तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी है, जिसके बायस अफसरान परेशान हैं। और अफसरान परेशान होने के बायस यहाँ पर जो काम है वो ना होने के बराबर है। आधे से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो घरों से आ नहीं सकते। उनका ये कहना है कि ना तो पेट्रोल डलवाने के पैसे हैं, ना ही किराया देने के, इसलिए यहाँ पर जो साइलिन आ रहे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तनख्वाह जो है वो इस महंगाई के दौर में किसी बड़े इदारे के अंदर अगर 2 महीने ना मिले तो किस तरह से लोग जो है वो किस तरह से लोग जो है वो गुजारा करेंगे। इसी तरह से हमारी बात हुई CBA के जो आला हुक्काम है, जो CBA के जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हम मसले का हल ये नहीं है कि इस महीने तनख्वाह दे दी जाए और अगले महीने फिर एहतजाज किया जाए, उसके बाद जो है वो पैसे दिए जाएँ। उनका ये कहना है कि CM साहब और वज़ीर बल्दियात जो है वो फिल 4 ग्रांट में इजाफा करे ताकि हर महीने जो है इन मुलाजमीन को बाकायदा तनख्वाह दी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। लेकिन अभी आपको बराह रास्त ले चलें, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, माशी बदहाली आ चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आबादी की मिसाल देकर फरमाते हैं कि एक बस्ती जहां पर दूर दूर से रिज़्क़ खिंच खिंच के आ रहा है और वहां अमन भी है, वहां इत्मीनान भी है, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के इनामात की नाशुक्री की तो फिर अल्लाह ने उन पर माशी तंगी और बदअमनी मुसल्लत कर दी। ये दोनों चीजें आज हमारे मुल्क में मौजूद है। क्या हमने कभी अपने गिरबान में झांक कर ये सोच रहा है कि नहीं कि हम कहां पर अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। हम अपने इस पाकिस्तान की नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर रहे। हमने इस मुल्क की आजादी और हुर्रियत, इसको भी अमेरिका और मगरिब की फिल्म चढ़ा दिया है। हम अल्लाह की बंदगी करने के बजाय अमेरिका की गुलामी करने के लिए आमादा रहते हैं। अंग्रेजों से निजात पाने के बावजूद आज भी हम अंग्रेजों की पैरवी करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हमें आजादी के नाम पर ऐसी आजादी नहीं चाहिए। आजादी तब होगी जब हम इंसानों और ताकतवर इंसानों की गुलामी से निकलकर अपने रब की गुलामी की तरफ जाएंगे।
अगर रब नाराज है, अमेरिका की रजामंदी मुझे क्या दे सकेगा? 75 साल मैंने उसकी गुलामी की है, तो फिर आज भी हम क्यों भूखे हैं? पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। पूरी इस्लामी दुनिया का एक भी मुल्क, लेकिन उसके बावजूद हम खौफजदा हैं। और जहां एटम बम हमारी हिफाजत करने के लिए है, वहां हम अपने एटम बम की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहते हैं। पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया का हमारे ऊपर दबाव है। कब हम इस दबाव से निकलेंगे? कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? कब हमारा कौमी एहसास बेदार होगा? लिहाजा नए सिरे से सोचना है। छोड़ो पुरानी लकीरों को। जमीयत उलमा एक जमाने से इस मुल्क की सियासत में है। हर चंद कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी है, या यहां का जागीरदार और सरमायादार और सनतकार है, बल्कि अब तो यहां पर खुद को बड़े सेकुलर कहलाने वाले लोग वो भी कहते हैं मुल्ला का सियासत के साथ क्या ताल्लुक है। रियासत को मजहब से आजाद कर दो। सियासत मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, रियासत और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। तुम कुढ़ते रहो, तुम चीखते रहो, तुम चिल्लाते रहो, तुम रोते रहो। जमीयत उलमा मौजूद है तो इस पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत इस्लाम के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। जमीयत उलमा इस्लाम मेरे अकाबिरीन की नजरियात का नाम है। नजरिया हो या उस नजरिए के लिए काम करने का रवैया हो, यह हमें अपने अकाबिर से मिला है। और इसको फरोग देना और कौम में उसको कबूलियत देना, यह मेरे कारकुनों की मेहनत और कावश का नतीजा है। अल्लाह ताला की इमदाद और उसके फजल करम से। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारा इस बात पर इत्तेफाक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1940 में जब लाहौर के मीनार पाकिस्तान के मैदान में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उस करारदाद का हिस्सा था कि फिलिस्तीन की। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। न्यू एक्सक्लूसिव में आपको बताएं कि पाकिस्तान माशी बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF से $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। 100 इंडेक्स में आज भी 716 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट 57,397 की नई बुलंद सतह पर आ गई है। डॉलर की कदर में भी कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जफर मोतीवाला, माहिर मईशत, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे होंगे काशिफ मुनीर, उनसे भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जफर मोतीवाला से। जफर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सरमाकारों का बेतमाद बहाल हो रहा है क्या? पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम भी हो रही है, क्या कहेंगे? एतमाद बुलंद हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मोमेंटम उसी टाइम शुरू हो गया था। कैन यू हियर मी? जी जफर साहब, आपको आवाज आ रही है, आपसे बात करें, आपकी आवाज हमें आ रही है।
मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, पर यहाँ पर वो हो रही है, फट रही है आवाज। जी जी जी, आप कर सकते हैं बात। अच्छा जी, तो ये है कि पहला जो शुरू हुआ वो उधर से शुरू हुआ कि जब फर्स्ट सांचे में हम लोगों ने निगोशिएशन हो गई IMF से। सेकेंड सांचे में जिस तरह का डील हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जो दोनों पार्टियां एक दूसरे की तारीफ और जो मोमेंटम, जो एग्रीमेंट, जो रिक्वायरमेंट थे वो पाकिस्तान के पूरे होने के उन्होंने तारीफ की। दूसरा, उन्होंने जो और डोनर फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे भी अश्योरेंस ली कि भाई वो भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे। तीसरा, कि इसके फौरन बाद $60 करोड़ की चाइना की भी किस्त आने की खबरें गर्म है, और डॉलर की आपने खुद बात कर दी है, डॉलर भी थोड़ा वीक हुआ है। तो इस सब ने पुश किया मार्केट को लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम 57,000 के ऊपर। और जो सबसे बड़ी बात है कि 1 अरब यानी 100 करोड़ शेयर का जो काम हुआ है वो हमारी हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और उसमें फर्स्ट टायर के भी स्क्रिप्ट हैं, सेकंड टायर के और थर्ड टायर के। स्पेशली सेकंड टायर और थर्ड टायर के स्क्रिप्ट में ज्यादा काम इसलिए हुआ है कि अगर रुपी टर्म वैल्यूज देखें तो 27 अरब रुपए होती है, जो इससे पता चलता है कि छोटे शेयरों में ज्यादा काम हुआ है। जिससे पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो लोगों के लिए वो चल रहा है जो जिसमें डे ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी बात बिग इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं अब तो। और फंड मैनेजर्स जो है वो हाई एंड की स्क्रिप्ट पकड़ रहे हैं, मसलन एनर्जी की। तो अक्रॉस द बोर्ड आज जो है ना 2-3 हमारे रिकॉर्ड बने हैं स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल, तो इसका मतलब है सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। हमारे साथ ही रहेगा हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर भी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, आज नई रिकॉर्ड एक बना है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तेजी है उसमें, जरा बताइएगा एक मर्तबा ओवरऑल के कितना खत्म कितने पे हुआ और 100 इंडेक्स आज कितना रहा? देखें जी, स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी देखने में आई है और 100 इंडेक्स ने आज जो है वो 57,549 की जो है वो नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। तो हम जो क्लोजिंग हुई है वो 716 पॉइंट इजाफे से 57,397 पर बंद हुई है। दिन भर में जो है मजमूई तौर पर 371 कंपनी के शेयर में कारोबार हुआ है, 234 के शेयर की कीमतों में इजाफा रहा है। आज मार्केट की जो कम तरीन सतह थी वो 56,531 रही और मार्केट में 1 अरब 5 करोड़ 67 लाख से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि IMF मुज़ाकरात के बाद इसके अलावा जो शरह सूद में मुमकिन कमी है, आपको इन्वेस्टर जो है वो काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट जो है रोजाना यौमिया की बुनियाद पर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नया रिकॉर्ड हाई बन रहा है और काफी ज्यादा मार्केट के अंदर ये उम्मीद दिख रही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में मजीद जो है वो तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। जफर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। तो जफर मोतीवाला साहब, ये बताइएगा कि इसको कंटिन्यू रखने के लिए स्टॉक मार्केट में तेजी है, क्या ऐसी वजह है कि इसको कंटिन्यू आगे रखा जाए? तो कंटिन्यू इसी तरह रखा जा सकता है कि जो सर्कुलर डेट की गवर्नमेंट ने बात की है उसके ऊपर जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। कंटिन्यू हमारी मार्केट के लिए ये है कि प्राइवेटाइजेशन में जो स्टेप अप कर रहे हैं, रिकॉर्ड का तो अभी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। डॉलर रुपी की पैरिटी को स्टेबल करके नीचे रखना वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अपना इंटरेस्ट रेट को जो इन्होंने अभी बात की है IMF ने कि भाई ये जो है इंटरेस्ट रेट ये कम नहीं, ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, इससे ज्यादा। इसकी जगह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट अब कम करने की बारी आ गई है, क्योंकि टी बिल के यील्ड, PIBs के यील्ड ये सब नीचे आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं कि सिंबॉलिकली अगर हमको 100 बेसिस पॉइंट एक दिया जाए, 50 बेसिस पॉइंट, जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यू करना पड़ेगा कि अब इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना पड़ेगा ताकि कैपिटल मार्केट भी चले और लोगों को भी ब्रीदर मिले। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसिव गैस और एक्सपेंसिव बैंक का लोन, इसमें वो बहुत बुरी तरह फंस गई है। और उसके लिए गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू काम करेगी, नई गवर्नमेंट भी काम करेगी, तो आप देखेंगे कि कैपिटल मार्केट भी अच्छी चलेगी और इकोनॉमिक टर्नअराउंड भी नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जफर मोतीवाला माहिर मशीद हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कायद नून लीग की। लाहौर में भी जो है कारोबारी अफराद से मुलाकातें जारी हैं। लाहौर चैम्बर में नवाज शरीफ ने ताजिर बरादरी से आज मुलाकात की है और चैम्बर अहदेदारों ने कायद नून लीग को मुल्की मशहद के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश कर दी हैं।
नवाज शरीफ के दौरे लाहौर चैम्बर का अहवाल हम जो जानते हैं वो है लाहौर से नुमाइंदा न्यू अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, इस वक्त सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर के साथ आप मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी लंबी जो है जलावतनी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले वो बलूचिस्तान गए थे, अब वो लाहौर का रुख किया उन्होंने और पहली जो मुलाकात की है वो लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के ताजरों से आगे की है, ख़ताब किया उन्होंने और उन्होंने अपना जो पुराने इक़दाम किए थे उनके बारे में बताया और आने वाले वक्त में जो तजावीज़ लेनी थी लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत से उस बारे में कहा जी वो तजावीज़ दें उनको ताकि मीशत को ठीक किया जाए। मैं इस वक्त लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत में मौजूद हूँ, मेरे साथ लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के सदर काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का दौरा कैसा रहा और आने वाले वक्त में क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, कारोबारी भी हैं, पहले भी वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में काफ़ी इक़दाम भी हुए, बिजली के मसले हुए, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, कुछ पैदावारी लागत में भी कमी आई। अब क्या देखते हैं, क्या उन्होंने कहा पिछले जो उनके इक़दाम थे और आने वाले वक्त में क्या इक़दाम करने जा रहे हैं, आपने क्या तजावीज़ दी? देखिए, हमने तो वो तमाम कंसर्न्स हाईलाइट किए जो बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त फेस कर रही है, डिवेल्यूएशन से लेके इन्फ्लेशन और फिर एलसीज़ का ना खुलना और बैंकों से लोन्स का ना मिलना, हाई इंटरेस्ट रेट, और ये इनके सॉल्यूशंस भी दिए कि ये तब तक रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, सोलर की तरफ नहीं जाएंगे। हाइडल की भी बात हुई, कालाबाग डैम की भी बात हुई कि हमें कालाबाग डैम बनाना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात हुई कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बैठना होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना होगा। मियाँ साहब ने बहुत से कंसर्न्स को शो किया जिसमें बिजली की कीमत का आम आवाम के लिए बढ़ना और उसको कैसे कम किया जा सकता है, और हम वो कंसर्न्स थे कि जो जितनी महंगाई हो रही है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है, अल्टीमेटली मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेना शुरू कर दिया है तो वो तमाम इक़दाम करेंगे। और जी बात आपने सुन ली, सारी बातें उन्होंने बताई कि क्या उन्होंने कहा, क्या तजावीज़ इनने दी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या इन तजावीज़ पे अमल होता है, मुल्क की तरक्की के हवाले से क्या किया इक़दाम किए जाते हैं और जो सनअतकार हैं उनकी पैदावारी लागत के कम करने के हवाले से क्या इक़दाम लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पेश करने के लिए। महकमे तालीम KPK ने ड्यूटियों से गैर हाजिर और तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद में मुलविस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। महकमाना इंक्वायरी में कबल इस वक्त छुट्टी करने, गैर हाजिरी और तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद में अब तक 70 असातिज़ा की निशानदही कर ली गई है जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। स्कूलों में तलबा पर तशद्दुद और फराइज में गफलत से मुतालिक मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं। जमील खान पेशावर से हमारे नुमाइंदे हैं। जी जमील, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, पेशावर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के असातिज़ा जो गैर हाज़िर रहते हैं या लेट आते हैं और या तलबा पे तशद्दुद करते हैं पढ़ाई न करने पर, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई के आगाज़ का फ़ैसला कर दिया गया है और इस सिलसिले में 70 ऐसे असातिज़ा की निशानदही की गई है जो मुख्तलिफ तलबा पे तशद्दुद करते थे, पढ़ाई न करने या गैर हाज़िर रहते थे कई महीनों से, या इसके अलावा जो असातिज़ा ताख़ीर से आते हैं 9-8 बजे उनकी ड्यूटियाँ शुरू हो जाती है और तकरीबन 2 बजे तक छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों की तादाद में ऐसे असातिज़ा है जो लेट आते हैं तो उनके खिलाफ महकमा तालीम ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया है और सिफारिश की गई है हुकूमत को कि उन असातिज़ा की तनख्वाह में कटौती की जाए, साथ साथ महकमाना कार्रवाई भी की जाए और ऐसे असातिज़ा जो गैर हाज़िर रहते हैं उनको नोटिस जारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत। ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया, मैं तफसीलन हमें अपडेट किया। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो नून लीग में बाप पार्टी और इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर पार्टी में इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। नून लीग के सेनेटर आसिफ सईद करमानी ने ट्वीट किया है कि लोटों को टिकट देने से पार्टी का अपना नुकसान होता है। सियासत के तकाज़े बदल चुके हैं, अवाम पावर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखती। तो ये सूरत हाल है कि ट्वीट किया गया है आसिफ सईद करमानी की जानिब से जिसमें कहा कि लोटों को टिकट देने से पार्टी का अपना ही नुकसान होता है, ये कहा गया है। बताते चले आपको कि नून लीग में बाप पार्टी की शमूलियत और इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर पार्टी में इख्तिलाफात हैं जो कि ये सामने आ रहे हैं ट्वीट की शक्ल में।
तो व्हाट्सएप मैसेजेस क्यों लीक किए गए? बाबर आजम का व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करने पर कानूनी चाराजोई करने का फैसला। बाबर आजम ने अपने वकला से कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है। ये सूरत हाल है कि व्हाट्सएप मैसेजेस क्यों लीक हुए। बाबर आजम मुतहरिक हो चुके हैं और कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया गया है। बात करते हैं चिराग बलोच से, नियो के नुमाइंदे हैं लाहौर से। चिराग बलोच, बताइएगा, कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे, क्या तफसीलात है? बाबर आजम ने फैसला कर लिया है? जी, बाबर आजम ने जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो कि उनके लीक हुए थे, जो कि ऑन एयर किए गए थे टीवी, निजी टीवी पर, तो उसके हवाले से बाबर आजम ने जो है वो कानूनी चार्जशी करने का जो फैसला किया है, उनकी मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी है। और उम्मीद है कि बाबर आजम जो उसके खिलाफ जो जिन लोग जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने इन मैसेजेस को लीक किया, जो कि ऑन एयर किया, जो कि दो पर्सनल बंदों के दरमियान जो मैसेजेस थे, तो उसको जो है बाबर आजम ने जो है वो कानूनी चार्जशी करने का फैसला किया है। जो कि उनकी जो कॉन्वर्जेशन थी वो जो पीसीबी के सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, उनके साथ थी, तो उस हवाले से जो है वो ऑन एयर हुए निजी टीवी पे, तो उस हवाले से बाबर आजम मैसेजेस ऑन एयर हुए और उसके बाद अब इनकी जानिब से, बाबर आजम की जानिब से फैसला किया गया है कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे। बहुत शुक्रिया चिराग बलोच अपडेट करने के लिए। और अब हम आवाम से बात करेंगे कि कौमी टीम की कप्तानी से बाबर आजम मुस्ताफी हो गए हैं, उस पर शायकीन का क्या रद्द अमल है? बाबर आजम है वो कप्तानी छोड़ के सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस रखें और दोबारा से वो ओडीआई के बेस्ट जो हैं वो बैटर बनकर सामने हैं। शान रसूल से नहीं, शहनशाह अफरीदी से काफ़ी उम्मीद है हमें वाबस्ता नहीं कि हमारी टीम को आगे अच्छा बेहतर लेके चल सकता है। ये हल नहीं है कि बाबर आजम को आप कप्तानी, अगर वो कप्तानी से हट गया तो आपका क्या ख्याल है कि वो जितने भी मामलात हैं अब नेक्स्ट वो सही हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो जाएगी? बाबर आजम जो थे बहुत अच्छे कप्तान थे माशाल्लाह, हमें उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें भी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। फ़िलहाल जो सूरत हाल थी उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब जो हमारे न्यू कप्तान हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि हमारी जो पाकिस्तान से उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो उस पर पूरा उतर सके। कप्तानी का जो अभी इसके बाद जो हकदार था वो था रिजवान और शादाब, इन दोनों में से किसी को भी बना लेते वो टीम के लिए बेहतर था। शान वैसे भी टेस्ट मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शहीन अफरीदी जो वो आपको पता ही है, उन्होंने 2 एडिशन जितवाए हैं लाहौर कलंदर को, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी का बहुत अच्छा फैसला है। रिजवान को होना चाहिए था T20 का या शादाब को, इन दोनों में से एक को होना चाहिए था। शहीन तो नहीं, ये फैसला अच्छा नहीं है। और अब मौसम का हाल। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। और मुल्क के बालाई इलाकों की बात की जाए तो सुबह और शाम के औकात में दर्जा हरारत कम होगा। वफाक दारुल हुकूमत का मौसम कैसा है वो हम जान लेते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना, वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम आज साफ़ रहा है। दिन के औकात में तेज़ धूप रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात इस्लामाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सुबह और शाम की बात की जाए तो सुबह और शाम के औकात में इस्लामाबाद का मौसम बदल जाता है, दर्जात कम हो जाता है। इस वक्त भी जब सूरज ढल रहा है तो दर्जात में कमी आ गई है। आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहा है। बात कीजिए अगर बलाई पंजाब की तो बलाई पंजाब में भी सुबह और शाम के औकात में मौसम सर्द रहने के इम्कानात हैं। इसके अलावा बाज़ मकामात पर मतला अबरालूद भी रहेगा। बात कीजिए अगर खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। ख़ास तौर पर बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में सुबह और शाम के औकात में सर्दी में इजाफा होगा। सिंध और बलोचिस्तान में जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से मुल्हिका पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो इन इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ शाम और सुबह के औकात में सर्दी में इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। पाकपतन मोहल्ला शराब कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हो गई, जहाँ डाकू ने अहले खाना को यरकमाल बनाकर लूट लिया और डाकू घर से लाखों रुपए नकदी, तलाइफ ज़ेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। नियो न्यूज़ ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फॉरेंसिक टीम ने
सीसीटीवी कैमरों की मदद से डाकुओं की शनाख्त का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रोंदो तलो के मकाम पर हैवी लैंड स्लाइडिंग से रोड दोनों एतराफ की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। गुज़श्ता शाम से शाहराह बल्तिस्तान तलो के मकाम पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस कर रह गई है। मजीद इस हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं नियो के नुमाइंदे मुबारक हुसैन आज़ाद से। मुबारक हुसैन आज़ाद, बताइएगा रोंदो तलो के मकाम पर ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है, लैंड स्लाइडिंग है, कब तक इसको बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम जो है शाहराह बल्तिस्तान रुंदो तलू के मकाम पर हेवी लैंड स्लाइडिंग के बाइस ब्लॉक हो गई थी। दोनों तरफ जो है ट्रैफिक फंस कर रह गए थे, आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, मुसाफिरों की। इस वक्त मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों की वजह से, FW की कोशिशों की वजह से रोड जो है वो दोनों तरफ के लिए खोल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में समंदरी के रिहायशी किसानों का एसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए एसी समंदरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एहतजाज करने की वजह क्या है। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री के रहायशियों का एसी समुद्री के खिलाफ जिला कौंसल चौक में एहतजाज जारी है। यहाँ पे रहायशियों का कहना है कि एसी समुद्री जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो किसानों के घरों की जो है चरागाह के जो है उन पे गैर कानूनी अलाटमेंट करवा रहा है, जिसके बायस जो शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला तय करके जिला कौंसल चौक में जो समुद्री के रहायशी एहतजाज के लिए पहुँचे, यहाँ पे एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि एसी जो है मुख्तलिफ गाँव में जो इस तरह की खुद साख्ता जो इक़दामात करके जो है शहरियों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ समुद्री के रहायशी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि क्या मसला आ रहा है आपको। जी सर, हमारे साढ़े पिंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਰਾਗਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ जो कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2-3 ਦਫਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂਦਲਾ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂਦਲਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਕੋਈ ਰਲਦੀ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾ UC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। बिल्कुल, समुद्री के जो किसान है वो सरापा एहतजाज बने। उनका कहना है कि इसी समुद्री जो गैर कानूनी तौर पे जो उनके देहात की जगह है उसको दूसरे देहातों को जो अलाट करते हुए है, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज बने। उनका कहना है कि क्योंकि जो ज़मीन है वो उस देहात का हक है, उस देहातियों वहाँ के जो रहायशी देहाती उनको ही अलाट की जाए। लेकिन ऐसी समुद्री जो है मुख्तलिफ लोगों से साजबाज होने के बाद जो है वो दूसरे गाँव के जो लोगों को अलाट कर रहा है, जिसके बाद ये जहाँ पे सरापा एहतजाज बने हुए लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। मैक्लोडगंज में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ताफुन शुदा पानी रोड पर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शबीर हनीफ से। शबीर हनीफ, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज के महंगे तरीन इलाके कब्रिस्तान सरदार रोड पर, जहाँ पे सेवरेज सिस्टम नकारा हुए तकरीबन अरसा 1 साल बीत गया है और यहाँ पे पानी रोड पे नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर बात की जाए स्कूल्स की तो इसी रोड पे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मौजूद है और इसके अलावा प्राइवेट जो है निसफ दर्जन के करीब वो स्कूल भी मौजूद है, जिनमें ज़ेर तलीम बच्चे 4000 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तलीम है जो इसी रस्ते से गुजरते हैं। बच्चों समेत उनके वालिदैन को भी गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और शहरियों की ज़िंदगी मामूलाते ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासरात हैं। रहमानिर्रहीम जी, मैं एक मिकलोडगंज शहरी होने के नाते अपनी अल्लाह हुकाम तक ये अपील पहुँचाना चाहता हूँ, खुसूसन DPO बहावल नगर और AC साहब मिचनाबाद उनकी तरफ, ताकि ये हमारी मुश्किलात ये देखें। हमारे आगे और पीछे बिल्कुल ये गंदा और ताफुरशुदा पानी
में खड़ा है, जिसकी वजह से बहुत जहरीले जरासीम जो वो पैदा हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। लिहाजा मेरी ये अल्लाह, ये देखें हमारे सामने ये बच्चे खड़े हैं स्कूल के, जब यहाँ से गुजर कर जाते हैं इनके यूनिफॉर्म भी गंदे हो जाते हैं और सामने कब्रिस्तान है, अगर किसी का कोई प्यारा और उसकी डेथ हो जाती है, जब उनकी तदफीन की जाती है बड़ा ही उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश और अपील है शरई होने के नाते कि हमारी इस मुश्किल को दूर किया जाए और हमें हमारा ये हक दिया जाए ताकि हम अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। शहरियों का कहना है कि सियासी नुमाइंदों और ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस ये पानी अरसा दराज से खड़ा है और शहरियों में मूजी अमराज फैलाने का सबब बन रहा है। शहरियों ने DCO बहावलनगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से मुतालबा किया है कि वो हमारी मुश्किलात का फौरी अजाला करे ताकि हमें गुजरने में आसानी। हमें अपडेट किया। बहावलपुर चिड़ियाघर की 22 साल खूबसूरत शेरनी बीमारी के बायस दम तोड़ गई है। शेरनी शुगर की मरीजा थी और 1 साल से बीमार भी थी, जो कि अब दम तोड़ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत ये शेरनी थी जिसकी उम्र 22 साल थी और अब ये बीमारी की वजह से दम तोड़ चुकी है। लाहौर के बहावलपुर के बल्कि चिड़ियाघर में ये मुकीम थी, जहां पर शेरनी दम तोड़ गई और शुगर की मरीजा बताई जाती है। 1 साल से इस मरस में मुब्तला थी। ओबाड़ू शहर भर में तजावुजात की भरमार है। शहर की गलियां और बाजार में पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात क्या है ओबाड़ू से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर हमें बताएंगे। जी अब्दुल मजीद शर, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, ओबाड़ो शहर भर में तजावुजात की भरमार है। गाड़ी चलाना तो मुश्किल बात है, पर पैदल चलना या मोटरसाइकिल पर चलना भी जो है काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हर तरफ जो गलियां हैं और जो बाज़ारें हैं वहाँ पर रेडी बानों ने अपनी रेडियाँ जो है वो खड़ी कर रखी हैं और साथ साथ जो दुकानदार हैं उन्होंने अपना जो इजाफी सामान है वो 10-10, 15-15 फुट जो है अपने दुकानों से बाहर जो है रखा है, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ से जो है चलना जो है काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से टाउन इंतज़ामिया ने कुछ साल कबल तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से सब्ज़ी मंडी तो तैयार की थी, लेकिन वो भी जो है नाकाम हो गई, जिसके बाद उसे भी जो है तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये ओबाड़ो के शहरियों का जो ये देरीना मसला है वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा, और जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत से ये अपील की है कि ये जो रेडी बान है इनके लिए कोई जगह मखसूस की जाए ताकि जो लोग हैं वो मुश्किलात से भी बच सकें और इनकी रोज़ी रोटी जो है वो भी अच्छे तरीके से चल सके। साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं जिन्होंने अपने सामान बाहर रखे हुए हैं, इजाफी सामान बाहर रखे हुए हैं, उनको भी अपनी दुकानों में जो है सामान रखने का पाबंद बनाया जाए ताकि ओबाड़ो के शहरी मुश्किलात से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट खेलने से मना क्यों किया? लाहौर में 5 अफराद ने नौजवान की जान ले ली। वाकया जंडियाला गांव में पेश आया। मनावा पुलिस ने वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और मकतूल की 8 माह कबल शादी हुई थी। इंसाफ के मतलाशी वरसा सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। बात करते हैं बिलाल मिर्जा, लाहौर से नियो के नुमाइंदे हैं। बिलाल मिर्जा, जान लेना इतना आसान हो चुका है, वरसा एहतजाज कर रहे हैं इंसाफ के लिए, क्या तफसीलात हैं? देखिए मरियम, ये थाना मनावा के हदूद के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्रिकेट खेलना शहरी के लिए जो है महंगा पड़ चुका है। लाहौर के इलाके 5 अफराद ने मिलकर जो एक नौजवान की जान ले लिया। वाकया जंडियाल गांव में पेश आया। मनावा पुलिस ने वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मकतूल की 8 माह कबल शादी हुई थी। जंडियाला गाँव के रहायशी बिलाल ने घर में बार बार बाल फेंकने से मना किया तो मुलजमान इतने में जो 5 लोग थे वो तैश में आ गए। बिलाल के सर पर उन्होंने बल्ला मारा उसको और मौत की घाट उतार दी। मकतूल के वालिद का कहना है कि मनावा पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मनावा पुलिस जो है मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। वो वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से अपील की है कि वो इस बारे में नोटिस लें। मकतूल की वसा की जानिब से इंसाफ की दुहाई के लिए एहतजाज भी किया गया है। जी अच्छा बिलाल मिर्जा, क्या जो मुलजिमान थे बासर थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा रही है, मामला कुछ और है? देखिए मरियम, पुलिस को जो है मुलजमान बासर जब मुलजमान होते हैं तो पुलिस को अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी बेबस हो जाती है इस तरह के मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए। अब ये वाकया जो है काफी रोज गुजर चुके हैं। पुलिस को बार बार जो है अप्रोच करने के बावजूद भी पुलिस इन मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जबकि आज जो है मकतूल के वसा की जानिब से एहतजाज किया गया कि हमारा जो है नौजवान के 8 महीने कबल जो है शादी हुई थी, नौजवान था, उसके सर में 5 लोगों ने मिलकर जो है उसने बाल जो है घर में फेंकने से मना किया, तो इतने में वो 5 लोग कैश में आ गए। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो चीन ने तेज तरीन इंटरनेट कनेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन ने दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। नाकाबिले यकीन इंटरनेट हर सेकंड में 150 हाई डेफिनेशन
फिल्में डाउनलोड कर सकता है, जबकि 1864 मील फाइबर ऑप्टिक केबल दारुल हुकूमत बीजिंग, वुहान और ग्वांगझो को जोड़ने वाले मुल्क की तकरीबन लंबाई तक चलती है। तेज रफ्तार इंटरनेट फी सेकंड 1.2 टेराबाइट्स डेटा मुंतकिल करने की सलाहियत भी रखता है। तेज रफ्तार इंटरनेट अमेरिका में तेज तरीन कनेक्शन के मुकाबले में 3 गुना और ज्यादातर बड़े रास्तों से 10 गुना ज्यादा तेज है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।